वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। हम चैनल्स पे बैठ के ऑब्वियसली तज़किया करते हैं कि इमरान खान की स्पीच ने क्या कह दिया और बिलावल भुट्टो की जो शोला जवानी है उसने क्या रंग बखेरे पार्लियामेंट में उससे बाहर। लेकिन लोगों का असल इशू ऑब्वियसली इस नई गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के साथ उसकी रोटी का है और उस मईशत का है जिसके अंदर एक आम आदमी जो है डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। ख्वाह वो रेडी वाला है, वो नान वाला है, वो पेट्रोल वाला है, वो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, सफ़ेद पोश है, गरीब आदमी है या पॉवर्टी की लाइन से नीचे है। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का मैंने आपको कल भी बताया था कि जो उन्होंने टॉल क्लेम्स किए थे उसमें तो वो अभी तक बुरी तरह नाकाम रही है और इस हद तक नाकाम रही कि उन्होंने अनाउंस किए बगैर अपनी नाकामी एक्सेप्ट की। वज़ीर ख़जाना को चेंज कर दिया, वज़ीर पेट्रोलियम को चेंज कर दिया और दूसरी मिनिस्टर को चेंज कर दिया। लेकिन अब भी जो आम आवाम है उसको उस 8-9 महीने से जो उन्होंने जो वज़रा लगाए या जो पॉलिसीज़ अपनाई उससे जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सोच भी नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका शुमार शुरफा में तो खैर होता है लेकिन शराफिया में भी होता है। अब हमारा जो इस वक्त का पिछले 9 माह जो गवर्नमेंट को भी 8 से 9 भी साल पूरा नहीं हुआ फिस्कल ईयर को, 9 माह में जो बजट खसारा है वो 1.6 ट्रिलियन जो है उससे भी बढ़ गए। और एस्टिमेट ये है जिसका सदर उमर ने भी एक्सेप्ट किया था, कौमी असेंबली में वो स्पीच कर रहे थे कि ये खसारा जब तक साल कंप्लीट होगा मज़ीद बढ़ेगा और ये 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ तक जा सकता है। और IMF का ये कहना है कि ये खसारा जो है 2.8 ट्रिलियन तक जा सकता है बजट का खसारा एज़ कम्पेयर टू योर % ऑफ GDP। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कर्ज़ों की भी एक फैक्टर है, कर्ज़ वापस करने में नाकाम रही, उस पर सूद बढ़ा है। और सबसे बड़ा जो एलिमेंट है बिज़नेस कम हुआ और FBR जो है नाकाम हुई है अपना टारगेट अचीव करने में। जो उनका एनुअल टारगेट था, जो उन्होंने पैसे अचीव करने थे पाकिस्तानी कौम से टैक्स की मद में, सिर्फ 65% उन्होंने रिकवर किया है, 35% अभी भी लैक कर रहा है। ये तमाम चीज़ें इस गवर्नमेंट की पुअर इकोनॉमिक विजन, एक पुअर तैयारी को इंडिकेट करती है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो ये है कि जिसको इन्होंने वज़ीर ख़जाना लगाया है उसके मुतालिक हमारे एक्स वज़ीर ख़जाना ने खुद जो खोल खोल के बयान किया पार्लियामेंट में, मैं सिर्फ उनको ही कोट करूँगा और कुछ नहीं। ये वो वज़ीर ख़जाना जिन्होंने 3 साल के अंदर जब वज़ारत ख़जाना संभाली हफीज़ शेख साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 2012 तक, तो हुआ ये कि इस सारे ईयर्स के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पाकिस्तान की वो पहली गवर्नमेंट बन गई जिसने हिस्ट्री में जो डेट है, जो पूरे साल का डेट होता है उसका डबल यानी 135% से भी ऊपर इंक्रीज़ कर गया। पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा था 135% से ऊपर इंक्रीज़ कर गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना, उनके अंडर बनने वाली पॉलिसीज़ और उनके अंडर बनने वाली विजन को, जिसको अब इमरान खान साहब ने लिया जो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। तो ये तमाम चीज़ें, बजट डेफिसिट जो था इनके दौर में 7% ज़्यादा 7% एवरेज पे था और कुछ साल तो ऐसे भी थे, असद उमर साहब ने बताया, जब 8.5 और 8.8% तक चला गया एज़ कम्पेयर टू GDP हमारा बजट डेफिसिट। तो पाकिस्तान में जो नए वज़ीर ख़जाना लगे हैं और जो पिछली पॉलिसीज़ हैं अभी तक वो उनसे अवाम को कोई नज़र नहीं आ रहा, जिसे आप कह सकते हैं कि रोशनी। और अपोजिशन जो है वो वैसे ही डिवाइडेड, मुबैना तौर पे करप्टेड और डिसक्रेडिटेड हुई हुई है। जरदारी साहब के कोई ना कोई रोज़ वादा माफ गवाह पकड़ा जाता है। भी एक उन्होंने अकाउंटेंट पकड़ लिया मोहम्मद हनीफ नाम का, जो उनका मुबैना फ्रंट मैन भी उनकी फ्रंट कंपनी का, वो अकाउंटेंट भी था, वो सेक्रेटरी भी था उस फ्रंट कंपनी का, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उन 172 अकाउंट्स में से जिनमें बिलियंस रुपीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी कौम का मनी लॉन्डर हुआ। जिनमें से एक ही अगर मैं आपको बता दूँ तो ये जो मोहम्मद हनीफ की डेवलपमेंट है 1.5 बिलियन सिर्फ HBL से कैश की सूरत में लिया गया, जो फिर नैब के बकौल फ्रॉडेंट और फेक बेनिफिशियरीज को दिया गया। असल बेनिफिशियरी उसके पीछे कोई और थे और इनके नज़दीक नैब के वो जरदारी साहब हैं। तो ये अपोजिशन की पोजीशन है। और नवाज शरीफ साहब की पोजीशन ये है कि उन्होंने बहुत सियासी क्लाउड बनाया, उन्होंने वोट को इज्जत दी, ये नारे लग के उनको बहुत पजीराई मिली अपने हलकों के अंदर। लेकिन अब जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि वो इलाज के लिए लंदन जाना चाह रहे, तो बहुत से लोगों के नज़दीक नवाज शरीफ साहब का ये पोलिटिकल फ्यूचर दांव पे लग गया। अगर वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो जेल से बचते हैं, जेल की सोबतों से बचते हैं, वो तमाम लीडरशिप जो उन्होंने अचीव और अटेन की थी पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में, अपनी जेल के बावजूद जो उनका पॉपुलैरिटी रही मुस्लिम लीग नून में, उसको डेंट लगेगा। तो इमरान खान साहब का ऑल्टरनेटिव कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। आज के हमारे पैनलिस्ट एनालिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे। ऑपोजिशन से स्टार्ट करके गवर्नमेंट पे आऊँगा। इरशाद भट्टी साहब, नज़ीर लगारी साहब, अली अहमद कुर्द साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। अली अहमद कुर्द साहब, नवाज शरीफ साहब, अपोजिशन डिस्क्रेडिटेड है,
करप्ट है मुबैना तौर पर। ये प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, ये नैब भी कहता है, ये FIA भी कहती है। तो मौजूदा गवर्नमेंट जितनी भी लोगों के मुंह से रोटी छीन ले, मैशत जितनी भी हमारी नाकाम हो जाए, ट्रिलियन का कर्जा चढ़ जाए, डेट हमारा तबाह हो जाए, बजट डेफिसिट बढ़ जाए, तो ऑल्टरनेटिव कोई नहीं। अब नवाज शरीफ साहब भी बाहर जा रहे हैं। आपके ख्याल में कितना बड़ा सियासी धचका है ये ऑपोजिशन को और नून लीग को अगर वो बाहर जाते हैं इलाज के लिए? कामरान साहब देखें, मैं ये समझता हूँ जब शुरू में इमरान खान साहब की हुकूमत आई और लोगों को बड़ी उम्मीद थी और यकीनन इमरान खान इस हद तक तो कामयाब हुए थे कि तब्दीली के नारे के हवाले से उन्होंने लोगों को एक सोच दी थी, लोगों को एक उम्मीद पैदा हुई थी। मगर अब सूरत हाल ऐसे नहीं है। अब मियाँ साहब के केस से मुतल्लिक, मियाँ साहब की ज़मानत के मुतल्लिक, मियाँ साहब पाकिस्तान में इलाज कराते हैं, मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर इलाज कराते हैं, लोगों को अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं। अब लोगों के सामने जो सुबह शाम जो रोज़ी पैदा करना है, जो रोटी पैदा करना है, जो अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ पैदा करना है, अब मसला वो है। जब लोगों के घरों में रोटी नहीं है, जब लोगों को सुबह शाम ज़िंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद चंद पैसे, चंद रुपए उनके हाथ में आते हैं, मगर जब घर रात को आते हैं, घर का ख़र्चा देखते हैं तो ख़र्चा इतना बड़ा है और जेब में और मुट्ठी में इतने पैसे होते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला ये है। अब दूसरी बात, आपने मियाँ साहब के हवाले से बात की है। देखिए मियाँ साहब जो भी है उनके ख़िलाफ़ सुबह शाम जो भी बयानात आ रहे हैं, जो भी इल्ज़ामात आ रहे हैं, उस लिहाज से सिर्फ उनके हद तक अभी तक ये इल्ज़ामात है, या उस सूरत में आप कहें कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने उस लिहाज से उनको कन्विक्ट नहीं किया, उस लिहाज से उनको एलिगेशंस उस लिहाज से प्रूव नहीं हुए कि जिसको आप कहें कि फुल जो डोज ऑफ सेंटेंस या पनिशमेंट। साहब एक अदालत उनको मुजरिम साबित कर चुकी है, वो जमानत में बाहर है। नहीं, मैं आप मेरी गुजारिश सुने जाओ। मैंने कहा फुल डोज होता है, फुल डोज जो हर ऑफेंसेस के अपने होते हैं कि इस हद तक भी सज़ा हो सकती है, इस हद तक भी पनिशमेंट हो सकती है। जब फुल डोज हो तो उसको हम कहते हैं कि मतलब आप पूरी तरह गिल्ट। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब अगर बीमार है और अब सारी रिपोर्ट्स उनके हवाले से आए कि वो बीमार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हद तक उनके इन बात को तस्लीम किया कि वो बीमार है, उनको 6 हफ्तों के लिए 6 वीक्स के लिए उनको। सर मेरा सवाल ये है कि अगर वो 6 हफ्ते के लिए, क्या अगर वो बाहर जाते हैं तो उनकी सियासत ख़त्म नहीं हो जाएगी? ऑलरेडी अपोजिशन जो है वो मुबैना तौर पर करप्ट डिक्लेयर हुई हुई है, डिस्क्रेडिटेड हुई हुई है, नहीं नैब में पेशियां भुगत रहे हैं। कामरान साहब देखें। जी सर। नहीं मियाँ साहब देखें, अगर इमरान खान के उस पे उनकी हुकूमत के बुनियाद के उस पे क्रेडिट पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, महंगाई नहीं है, रोज़गार है, लोग खुशहाल है और मुल्क में बड़ी रुपए की हेर फेर है, उस रुपए की रेल पेल है, तो उस लिहाज से फिर मियाँ साहब के ऊपर सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि बीमारी से भाग रहे हैं। अब मैंने जैसे भी अर्ज़ किया, लोग मियाँ साहब के हवाले से बात नहीं करते, लोग बीमार। जब जिस मुल्क में आज मुझे एक आदमी बता रहा था कुर्स साहब 130 140 रुपए शेर किलो गोभी है, जब गोभी की कीमत इतनी बड़ी है। अभी कुछ महीने पहले तक जैसे आपको मालूम है कि टमाटर और डॉलर की कीमत एक जैसे वाले से, जब ये सूरत हाल हो, जब लोगों के पास रोटी नहीं हो। अब आज भी मुझे एक आदमी ने बताया, उसने कहा साहब मेरे घर में ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं और शुगर के भी मरीज़ हैं, दवाइयों में जो कीमत बढ़ी है उसकी वजह से अब मेरे मरीज़ों ने, मेरे घर के मरीजों ने यह फैसला किया है एक दिन वो शुगर के टेबलेट लेंगे और एक दिन नहीं लेंगे, ब्लड प्रेशर वाला एक दिन टेबलेट लेगा एक दिन नहीं लेगा। जबकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि शुगर और ब्लड प्रेशर में रोजाना उनको टेबलेट्स लेनी पड़ती है। जब ये सूरत हाल हो, लोगों को मियाँ साहब से क्या ताल्लुक है? मियाँ साहब 6 महीने के लिए चले जाए, मियाँ साहब उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मियाँ साहब अभी तक उस तरह गिल्टी नहीं हुए कि इस मुल्क की सियासत से आप उनको निकाल बाहर करें। अब सारी बात इमरान खान पे है। ठीक है, सारी बात इमरान खान साहब है। इरशाद भट्टी साहब, इमरान खान ने डिसअपॉइंट किया है या आपको लगता है कि अभी डिसअपॉइंट करेंगे या शायद ना करें? पहली बात तो ये है कि कामरान भाई आप हौसला रखें, हिम्मत रखें, आप करें। डिस्क्रेडिट कोई भी नहीं होगा, किसी की सियासत ख़त्म नहीं होगी, किसी को डंट कोई नहीं पड़ने वाला ये। और मैं अपने अदलिया तरीक़ के हीरो यानी कुर्द साहब की बातें सुनकर, मुझे अगर कुर्द साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब गिल्टी नहीं हैं, वो मासूम हैं और उन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। ये मुल्क कुर्द साहब का भी है, मेरा भी है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हो कि इसने अदलिया को बेवकूफ़ बनाया, इसने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ बनाया।
बनाया, इसने आवाम को बेवकूफ़ बनाया। जो कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में झूठ बोल चुका हो, जिसने 400 सवालों का एक जवाब ना दिया हो, जिसने ऑन ओथ एक बयान ना दिया हो, जिसकी बेटी के झूठ पकड़े जाएं, जिसको अल अज़ीज़िया में करप्शन पर सज़ा हुई हो और कहा गया हो कि आपने बेटों के साथ मिलकर करप्शन की है, जिसके बारे में पूछा जा रहा हो कि आपके ऊँटों पर पैसे गए हैं, कि आपने फैसलाबाद की रसीदें ली हैं, जिसका बैंक ट्रांजैक्शन कोई ना हो, जिसका कोई मनी ट्रेल कोई ना हो, जिसके इवन फील्ड मौजूद हो, जिसको पार्क अखबार पेंट हाउस बैरी कजाक कहे, जिसके अखलाकियात नामी कोई चीज़ ना हो, जिसने चीट किया हो, जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हो, 2 मरतबा वज़ीर आला रहा हो, जिसका भाई 3 मरतबा वज़ीर आला रहा हो, फांसी दे दे। पंजाब में सबसे ज़्यादा हुकूमत हो, और उसका एक डॉक्टर उसके लिए इस अस्पताल में, इस मुल्क में एक डॉक्टर उसका इलाज, डॉक्टर लॉरेंस इलाज करता है और कोई नहीं करता, जिसने 17 साल यहाँ इलाज नहीं करवाया, जिसका कोई एक अस्पताल का ऐसा बेड नहीं जिस पर वो लेट सके, जिसके जो भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब अब खत्म हो गए सियासी तौर पे, इमरान खान पे बात करें, उन्होंने क्या दिया है? नहीं, आप बात नहीं, बात सुने कामरान भाई, डंट की बात कर रहे हैं। इस मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकल गया, इस मुल्क में अखलाकियात का जनाजा निकल गया, इस मुल्क में करप्शन कोई चीज़ नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कई मरतबा सुना चुका हूँ, जैसे अमाल वैसे अमाल, जैसी कौम वैसे लीडर, जैसी रूहें वैसे फरिश्ते, जैसा मुंह वैसे चपेड़। ये हमें चपेड़ें पड़ रही हैं कि आज भी मियाँ साहब जिस चीज़ का खुद दिफा नहीं कर सकते, जरदारी साहब जिसका खुद दिफा नहीं कर सकते, उसके लिए मेहरबान अदालतें, मेहरबान बेसमेंट में मिलने वाला इंसाफ और मेहरबान मुआशरा, जिनकी ममता जागती है, जिनके चंद लोग हैं ये जिनके लिए करते हैं, ये इस मुल्क चलो कुर्स साहब ने अपना ओपिनियन दिया है, आप इमरान खान पे भी तो है ना? नहीं, इमरान खान ने क्या किया अभी 9 महीने में? मैं आता हूँ इमरान खान। बुनियादी तौर पे देखिए इमरान खान साहब कंटिन्यूशन है उसकी, और इमरान खान साहब के साथ हमने 22 साल जो नारे, वादे, दावे, तवक्कुआत, इमरान खान साहब के तब्दीली का हमें क्या मिला? बुजदार मिला। इमरान साहब की तब्दीली का क्या मिला? रज़ाक दाऊद मिला, जो तबका अशराफिया के, जुबैदा जलाल मिली, तवाना फंड के, पाकिस्तान के फंड खाने वाली, फमीदा मिर्ज़ा मिली जो कर्जे माफ़ करागी, बाबर अवान साहब मिले नंदीपुर वाले, उसके बाद आगे ये अल्हम्दुलिल्लाह महमूद खान मिला, BRT हफीज शेख मिला जिसने 136% मुल्क का डेट चढ़ाया। हफीज शेख साहब मिले। हफीज शेख साहब का तो डेट आप छोड़ें यार, ये इस कौम को छोड़ें, शरह नमू ग्रोथ, इस कौम मर गई है, भूखी मर गई, रुल गई है। हफीज शेख साहब का बताएं कि उन्होंने 660 अरब रुपए अपने दौर में कर्जे माफ करवे, जिसमें एयर ब्लू थी, जिसमें PIA था, जिसमें वापडा था, जिसमें बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी, उनके माफ कर दिए। जमील साहब एक उनके दोस्त थे, FBR से उनको मुबैना तौर पर ठेका लेके दिया वर्ल्ड बैंक से, वो करे। इत्तलात के 800 मिलियन डॉलर जो अभी हमारे फंसे हुए हफीज शेख साहब का शाहकार वो शिक है कि हम आपको बिल्डिंग देंगे। तो ये आपके ख्याल में ये क्या माइंडसेट है प्राइम मिनिस्टर का जिसने इनको पिक किया है? ये सवाल का जवाब भी देना भाई भट्टी साहब। भाई बेसिकली एक आप मान लेते हैं मजबूरी, सियासी मजबूरियां जो भी है, लेकिन इमरान खान से हमें तवक्को थी कि वो छोड़ जाएगा, वो कहेगा कि ये इमरान खान, क्यों हम इमरान खान को चुना था? इमरान खान हमें अखलाकियात के दर्स सुनाता था। इमरान खान हमें कहता था ये करप्ट लोग हैं। इमरान खान हमें कहता था कि ये अकरबा परवर लोग हैं। इमरान खान कहता था ये इनके अपने बच्चे सारे हैं। आज देखें अपने सारे दोस्त लगे हुए हैं, अपने सारे इकट्ठे किए हुए हैं, चुन के नालायक लोग लगाए हुए हैं। तो सर ये आपका पॉइंट आ गया, और इसी बात पे आज आपके ब्रादर मोहतरम और मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, भट्टी साहब ये सुन लें जरा 1 मिनट, उसके बाद मैं आऊंगा। और ये इसके बाद शाहिद लतीफ़ साहब के पास जाऊंगा क्योंकि उन्होंने जो इशारे किए ना बड़े अजीबोगरीब किए। सुनाए जी बिलावल साहब ने क्या कहा। मर्द को औरत कहना, मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है। अगर खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, हम सब जानते हैं कि कैसे बना, मगर बन गया। अब उस ओहदा का, उस कुर्सी का एहतराम करें, इस मुल्क का एहतराम करें, और आप अपना ज़बान पे काबू करें। मैं और क्या कह सकता हूँ। जो सिलेक्टेड है मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जो जिन्होंने सिलेक्ट किया मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ
कि क्या आपको तब्दीली पसंद आए? आज भी खुदा ना खास्ता अगर ये लोग 1 यूनिट निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये मुल्क टूटेगा। शाह लतीफ़ साहब, तब्दीली पसंद आई आपको? बिलावल भुट्टो साहब पूछ रहे हैं। आदि हो गई है खुदा की। देखें, बात यह है, वो इनका एक क्या करे बंदा? मिसरा है ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जी, ये इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है, हम किस किस का रोना रोएं? हम पिछलों का रोना रोएं या इस वक्त जो बैठे हुए उनका रोना रोएं? रोना तो दोनों का बनता है। ये भी जो बातचीत हो रही थी, मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमें जो वादे वाहिद हमारे साथ किए गए थे, जो हमें सब्ज बाग दिखाए गए थे, वो सब्ज बाग नजर नहीं आ रहे। एक तरफ तो ये कहना है कि जनाब 8 महीने हुए हैं, जरा वक्त दें। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो महंगाई का आलम है, जो बेरोजगारी का आलम है, जो अकबा परवरी का आलम है, जिस तरह के लोग आपने टीम पे लगाए, वक्त आ गया 8 महीनों में कि उनकी तब्दीलियां शुरू हो गई। ये क्यों हुआ? बात यह है, मैं ये समझता हूं, हम कहते हैं कि इमरान खान के अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। क्या इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं इमरान साहब आप? ये क्या बात है? इस वक्त जो हमारे हालात हैं उसके अंदर सबसे पहले अवाम जो कि पिसी हुई है पिछली 2 हुकूमतों के हाथों, उनको रिलीफ देना थी। अच्छी आपने रिलीफ दी। कौन सी रिलीफ दी? अवाम तंग है। ये बात जो शुरू में हो रही थी कि अवाम का इस वक्त मसला महंगाई है, बेरोजगारी है, अवाम का मसला आज भी करप्शन है, नाअहल लोग हैं जो अपने ओहदों पे बैठकर काम नहीं कर रहे। अवाम इससे तंग है, मगर वो कोई इससे भी मसला तंग नहीं है अवाम का कि करप्शन। एहतसाब, इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि एहतसाब गुर्बत है, गुर्बत। अवाम वो भी चाहती है, गुर्बत ही करप्ट बनाती है। गुर्बत देखें, गुर्बत है। मैंने इसीलिए कहा ना कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो अपनी जगह है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि इन दोनों को छोड़ दो, जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को, क्योंकि अवाम का मसला गुर्बत है। गुर्बत को देख लो। जब इमरान साहब ये कहते हैं कि जनाब हमारे मामले और हैं और साथ ही साथ वो कंटेनर से भी नहीं उतरते, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अंदर कर दूंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा, डाका नहीं छोड़ूंगा। भैया आपका काम है, आपका काम है कारकर्दगी। जो अदालतों के मामले हैं, जो एफबीआर के मामले हैं, जो नैब के मामले हैं, आप कैसे खड़े होकर ये बातें करते हैं और क्यों करते हैं? ये सारे नारे और धमकियां ये आपकी जुबान से अच्छे नहीं लगते। आप कारकर्दगी दिखाएं। Right. आपका मॉडल तुर्की है, आपका मॉडल मलेशिया है, उनके मुताबिक काम करें। नहीं, इमरान खान साहब का तो मॉडल कोई एक थोड़ी है। वो ईरान जाते तो ईरान का इंकलाब भी उनका मॉडल है, वो चाइना जाते तो सर मैं आ रहा हूं 1 मिनट, चाइना भी उनका मॉडल है, मलेशिया भी उनका मॉडल, तो काफी सारे मॉडल हैं के बारे में उनका मॉडल है जी। उनकी कामयाबी का पूछें कि $3,000 पर कैपिटा इनकम थी, जब उनके 2 टेन्योर गुजरे तो $12,000 हो गई। $25 बिलियन उन पर कर्जा था जब तैयब एर्दोआन साहब ने टेक ओवर किया, और 2 टेन्योर के बाद शाह लतीफ साहब 25 बिलियन पूरा। लेकिन बात ये है कि आपकी हर बात से सर आपकी दिखाएं, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूं, लेकिन आपने ये जो कहा ना इमरान खान के अलावा कुछ चॉइस नहीं है, चॉइस तो सर होगी। एक चॉइस मरती है, 2 चॉइसेस पैदा हो जाती है। तो ये बात नहीं है कि पहले हम भी सोचते थे कोई चॉइस नहीं होगी, चॉइस तो होगी। तो ये इमरान खान भी ना समझे, और ये मैं उससे एग्री नहीं करता कि इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है। चॉइस तो आएगी इस मुल्क में, अगर ये नहीं है तो कोई और और दूसरी बात नहीं, फिर उसके लिए आप मॉडल देख के लिए आप इनकलाब का सोचें, फिर आप इनकलाब का सोचें। इनकलाब तो सर अभी पता नहीं कितनी दूर है, लेकिन जी भट्टी साहब मैंने लगारी साहब के पास जाना, जल्दी से बोलने का राइट ले रहे हैं। पार्लियामेंट आप एक फिक्रा सिर्फ कि आप देखिए कि इमरान खान का मॉडल ये है कि पार्लियामेंट वजीर आज़म सवाती को लगा दिया। हिंद सिंध में पहले किया वही होगा। हिंद सिंध में करप्शन करने वाला, हिंद सिंध में वो करप्शन फ्रॉड 2 नंबरियां 1 मिलियन गाय, उसको पार्लिमानी अमूर का वजीर लगा दिए। ये है इमरान खान का मॉडल। ये सर आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब बहुत वार्म वेलकम, बड़े से बाद तशरीफ लाए मेरे प्रोग्राम में, और आते साथ ही कोई अच्छे हालात नहीं है इस पाकिस्तान के। मैं ये नहीं कह रहा आपकी वजह से हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के आने से तो खैर कोई बेहतरी नहीं आई। तो आपके ख्याल में इमरान खान अभी भी चॉइस के तौर पे अवाम में पॉपुलर है, या लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि देयर शुड बी सम अदर चॉइस? जिस तरह लोगों ने जरदारी साहब को उखाड़ के बाहर फेंका, नवाज शरीफ साहब को वोट के जरिए बाहर फेंका, तो इमरान खान साहब के पास अभी है वो लिवरेज, या आप समझते हैं कि बहुत डिसअपॉइंट कर दिया 9 महीनों में? लगारी साहब, जितना बाकी हुकूमतों ने जितना अरसा लिया, इन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे में डिसअपॉइंट किया है। अच्छा। और इतने सीजन लोग
कुर्द साहब हैं, भट्टी साहब हैं, एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद तो ज़ाहिर है सूरत हाल तो वही है ना जो बयान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई और ये ऐसा शानदार एक और सब्ज़बाज दिखाएं और कहें कि जी ठीक है इमरान खान ये कहते थे लेकिन आगे देखें इस दीवार के पीछे एक और जन्नत है, उस जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, फिर जन्नत में हूरें होंगी, फिर जन्नत में शहद की नदियाँ बह रही होंगी, फिर उस जन्नत के अंदर जो है वो एक शानदार महलात होंगे। अब बस इस एक और दीवार को पार करना है, हम इसके पीछे रहेंगे। ये पूरे का पूरा सिस्टम एज ए होल अब पूरी की पूरी अपनी इज्तमाहियत में ये करप्ट है, ये नॉन डिलीवरिंग है, ये अवाम दुश्मन है, ये लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता है। इस सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस भी वो भी इस सारे अमल में शामिल हैं। कोई नहीं है, हमाम जहाँ पर है वो सब हमाम के अंदर हैं और सारे एक जैसे हैं। अब क्या चीज़ है? एक लावा है जो बन रहा है, जो उबल रहा है और जब फट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लावा नहीं फटता रहा है। पहले जी ये इस पाकिस्तान के लोग, इस रीजन के लोग जो हैं वो रिजिस्ट नहीं करते हैं, वो नहीं आते हैं लोगों का मुकाबला करने के लिए। लोगों का मुकाबला करने के लिए आए, एक दफ़ा नहीं कई बार आए हैं। अयूब खान के खिलाफ जब मूवमेंट चली तो लोग आए थे बाहर, उसके बाद जब ज़ियाउल हक के खिलाफ मूवमेंट चली थी तो लोग आए थे बाहर, और ख़ुद इन हुकूमतों के खिलाफ होता रहा है तो लोग बाहर आते रहे हैं। अब ये सूरत हाल है कि क्या करेंगे लोग। लगारी साहब आप भी हिस्ट्री को बेहतर समझते होंगे। जब लोग बाहर आते हैं टैंक्स के आगे तो टैंक उड़ जाता है और मिलिट्री माइट के आगे अवाम की मॉरल माइट खड़ी हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल ज़ियाउल हक के आगे अगर अवाम को 2 लाख या 5 लाख 10 लाख भी अवाम आई होती तो वो मार्शल लॉ कंटिन्यू करते। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर, आप कहाँ पहुंच गए? मैं जनरल ज़ियाउल हक की बात कर रहा हूँ। कहाँ है लीडरशिप जी? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आए थे लोग ऐसा नहीं है, लोग टैंक के सामने उसमें हुकूमत ने डिलीवर करना है ना। एक गांव में मैं नाम ले रहा हूँ, आप जी लगारी साहब नाम ले रहा हूँ आपके सामने, मैं नाम ले रहा हूँ। एक गांव में काजी अहमद में 57 आदमी एक ही वक्त में आनन फानन 15 मिनट में टर करके हलाक कर दिए गए थे। मुजाहिमत कर रहे थे, जोही में हुआ था और कंबर में हुआ था। तो सर अब लगारी साहब वो हम मौजूदा हालात में दोबारा जल्दी आते हैं। इमरान खान अगर आपके ख्याल में फेल हो चुके हैं तो अवाम के पास चॉइस क्या होगी? अवाम के पास चॉइस होगी कि लीडरशिप अपने हाथ में लें। अवाम के पास चॉइस होगी कि बेस्ट की तरफ जाएं, बेहतर की तरफ जाएं। ये रोज़ाना आप तज्जियात पेश करते हैं, भट्टी साहब रोज़ाना आदाद शुमार कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। ये शाहिद लतीफ़ साहब हर जगह बात कर रहे हैं। इनकलाब की बात की थी ना, वही सिचुएशन हमने लोग। अच्छा जी बिल्कुल ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन इन्होंने बयान की उससे तो मुख्तलिफ है। सिचुएशन यही है, देखें ऐसा नहीं है जहां से रास्ते सब बंद हो जाते हैं फिर कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। राइट। और ऐसा तो आप तो ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन आना चाहिए इस मुल्क में, लेकिन मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो अली अहमद कुर्सा और बाकी लोगों से पूछूंगा कि अगर इमरान खान फेल हो गए तो क्या अवाम दोबारा जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के पास ही जाएगी या कोई और आएगा? एक ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब का ट्वीट पढ़ रहा हूँ, खैर हंसने को तो नहीं रोने को दिल चाह रहा। वो कह रहे हैं कि आज हम पाकिस्तान की रियासत मदीना के असूलों पर तश्कील के हतमी मरहले, फाइनल मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें रहम, अदल और इंसाफ और तकरीम आदम से आरस्ता समाज मैसर आए। इससे ज़्यादा मजाक नहीं हो सकता और मेरे ख्याल से इमरान साहब को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। रियासत मदीना को इस तरह की चीज़ों के बीच में ना ही लाया करें तो बेहतर है, क्योंकि उसका जो मॉडल है वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। तो पूरी दुनिया भी हंस रही होगी उनकी इस बात पे। इतना शायद वो जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर वाली बात पे ना, जर्मनी और जापान की बॉर्डर वाली बात पे ना हंसें जितना इस बात पे लोग हंसेंगे। लेकिन कुर साहब हम सीरियस बात करेंगे। दुनिया में कोई चीज़ आखिर नहीं होती। यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, सिकंदर भी चला गया, तो इमरान खान साहब भी ऑब्वियसली इस हस्ती से निकले, यहीं से चले जाना है। तो वो अगर फेल भी होते हैं तो बाकी लोगों की राय तो ये है कि शायद नवाज शरीफ जरदारी साहब तो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। आपकी भी राय यही है कि लोग अब दोबारा जरदारी और नवाज शरीफ के पास नहीं जाएंगे और कोई और रेवोल्यूशन आएगा या कोई और बंदा आएगा, या अभी जरदारी और नवाज शरीफ अभी भी रेलिवेंट हैं अगर इमरान खान फेल होते हैं सियासत में? कामरान भाई, इस वक्त तो ना इमरान खान साहब के बारे में मैं सोच रहा हूँ ना मियाँ नवाज शरीफ के साथ। मैं सोच रहा हूँ अपने बहुत ही काबिल एहतराम इरशाद भट्टी साहब के लिए। अच्छा। इरशाद भट्टी साहब की 3 हैसियत है। एक तो वो इंटेलेक्चुअल हैं,
एक वो बहुत खूबसूरत तहरीर के लिखने वाले हैं और इस वक्त उनकी जो हैसियत है हमेशा वो इस प्राइम टाइम पे आकर टॉक शो में बैठते हैं, सारी दुनिया उनको सुनती है। मुझे अफसोस हुआ आपने उनको बोलने का इतना खूबसूरत मौका दिया, वो बजाय मेरे इस बात पर कि ये इस मुल्क में जिसमें महंगाई अपने अरूज पर है, जिसमें ब्लड प्रेशर का मरीज़, भट्टी साहब को कहें अभी टेलीफोन पे किसी डॉक्टर से पूछें कि अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ अगर रोज़ाना अपने टेबलेट नहीं ले तो उसकी ज़िंदगी के कितनी तेज़ी से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। शुगर का मरीज़ जब तक लुकमा मुंह में डालने से पहले जब तक टेबलेट नहीं लेगा, इंसुलिन नहीं लेगा, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। मुझे अफसोस हुआ कि इनके दिल और दिमाग में सिर्फ इमरान साहब है और नवाज शरीफ है। ये लिखारी हैं, अगर ये अवाम से कट जाएं, बहुत अरसे के बाद आज इसमें मौका मिला है इस प्रोग्राम में उनको बोलने का, और ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है कि मैं अवाम और गरीब अवाम की महंगाई के बारे में बात करूं। आप लेके उसको मैं नवाज शरीफ के साथ और उसको इमरान खान के साथ, मैं मिसाल मैं भट्टी साहब से पूछता हूं, एक जो एवन फील्ड वाला फैसला था, इन्होंने तो बड़ी जज्बाती तकरीर की, एवन फील्ड वाला जो फैसला था जिसमें ऊपर बालकनी में सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा मॉनिटर कर रहा था, उसके बावजूद बशीर साहब, जज बशीर ने कहा कि करप्शन साबित नहीं हुई, इसका मतलब सारा उस केस में इल्ज़ाम ख़त्म हो गया। उसके बाद 2 रेफरेंस फाइल हुए, उन 2 रेफरेंस में एक रेफरेंस में मियाँ साहब एक्विट हुए, एक में छोटी सजा उनको मिली, उसमें भी जो है अब बेल आउट हो गए। इरशाद भट्टी साहब का ये काम नहीं, ना मेरा ये काम है। हम यहाँ किसी के बसगर नहीं हैं, बजारे नहीं हैं जो यहाँ बैठकर बात करें। मेरे लिए किसी को कोई अहमियत नहीं, मेरे लिए हैसियत है इस मुल्क के गरीब अवाम की है। इस गरीब के अवाम भट्टी साहब को खुदा की कसम, या मैं लाहौर आता हूँ या ये कोयटे हैं, मैं इनको ले जाता हूँ, बताता हूँ कि गरीबों की जिंदगी क्या है। लोगों के पास मैं कहता हूं सारा दिन मेहनत करने के बाद एक मुट्ठी पैसे आते हैं, और जब घर जाते हैं खर्चा लेना होता है, माँ बाप के लिए दवाई लेनी होती है, इतना बड़ा खर्चा होता है। भट्टी साहब ये अच्छे लिखारी हैं, गरीब की बात नहीं करते हैं, उनके दिल दिमाग में सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ बैठे हैं। भट्टी साहब को गरीबों की बात करनी चाहिए। जी भट्टी साहब यू आर राइट, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। जी दूसरी बात कर लें पहले। और दूसरी बात कामरान साहब, दूसरी बात, ये मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, ये छोटा मुल्क नहीं है। इसमें अगर नवाज शरीफ साहब भी चले थे, इमरान खान भी चले जाते हैं, ये जैसे कहा, अब बहुत खूबसूरत बात की नज़ीर लगारी साहब ने, लावा पक रहा है, लावा खुद इतने लीडर पैदा करेगा, ये मुल्क खुद। ठीक है सर, भट्टी साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर मैं सवाल पुट करूं, डिबेट किसी और तरफ चलेगी। जी भट्टी साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? जी कामरान, पहली बात तो ये है कि ये इसी जो शोला बयानी की वजह से, ये मेरे हीरो थे कुर्द साहब, उसमें जो अदलिया मूवमेंट तरीक इफ्तिखार चौधरी की बहाली पे आप तकरीरें सुनी है। जब ये वैसे हीरो है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी को ना बीच में लाएं। जब चले बहरहाल आपकी मर्जी है। नहीं, वो तो हमें बाद में पता चला ना कि हम बाद में क्या हुआ, मुझे पहली बात चल गया था, चल रहे थे जब ये बाल जब ये बाल गिराकर, आप अक्लमंद आदमी है, बाऊ सोनी गड्डी वाले, आप जैसा कोई हो सकता है जी जी। तो जब ये बाल गिराकर डाइस पर हाथ मारते थे तो हमारे दिल उछल के हलक में आ जाते थे। ठीक है, ये कुर्द साहब बोल रहे हैं तो, लेकिन बात ये है भाईजान के बिल्कुल सही कह रहे हैं, गरीब आदमी की बात करनी चाहिए। लेकिन इस गरीब आवाम ने कुछ लोगों को चुना था अपनी गुर्बत मिटाने के लिए, अपने मसाइल मिटाने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। जब आप कामरान, शायद मैं कहता हूं, जब हसन, हुसैन, बिलावल, मरियम ये अमीर हो जाएं और मुल्क गरीब हो जाए, इनका कोई तो इनसे सवाल पूछा जाएगा लीडरों से। हमारे 195 हमारे 195, और मेरी बात मुझे करने दें प्लीज। जी अब 195 इदारे हमारे 195 इदारे हमारे खसारे में हो, और इनकी जो शुगर, रमज़ान शुगर मिल हो,
दूध हो, अंडे, टिंडे, भिंडी, वो जो है वो सोना उगल रही हों, इनके जो जाली अकाउंट्स हैं वो हमारे असली अकाउंट से ज्यादा हों, हम मुर्दे बैंकारी कर रहे हों, फलूदे और पापड़ फरोश वाले नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और उनके अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहे हों, टीटियां आ रही हों, ये टीटी के राजकुमार बन जाएं, मैं किससे पूछूं? यानी मेरा कहीं सवाल तो पूछना है ना। मैं खुद ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया हूं, मैं पिंड का हूं, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन इस हमारी गुर्बत की वजह कौन है? एक आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं। हजूर से पूछा गया मोमिन बुज़दिल हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है। उनसे पूछा गया मोमिन बुखील हो सकता है? उन्होंने कहा हो सकता है। उनसे पूछा गया मोमिन झूठा हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं हो सकता। ये मेरे लीडर झूठे निकले। जरदारी साहब को देख ले, झूठो झूठ चुताली, बिलावल को देख ले, झूठो झूठ चुताली, नवाज शरीफ को देख ले, झूठो झूठ चुताली, इमरान खान को देख ले, झूठो झूठ चुताली। ये झूठे निकले। ये इन्होंने मुझसे फरेब किया, मुझसे दगा की, मुझसे मंजिल छीली, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। मेरे पास किसी इदारे में मैं चला जाऊं, वहां मुझे मेरी सुनवाई नहीं है, थाने में मुझे लित्तर लगते हैं, कचहरी में मैं रुलता रहता हूं, मैं डाकखाने में चला जाऊं, मैं किसी स्टोर पे चला जाऊं, मैं दवाई लेने चला जाऊं, मेरे पास पैसे कम, मसाइल ज्यादा हैं। और ये इनसे पूछे ना। मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं कुर साहब की, लेकिन दो दूसरे पैनलिस्ट भी हमारे को टाइम देना, मुझे बड़ा मजा। दूसरी जी शाह लतीफ साहब, सॉरी आपके पास लेट आया, दोनों हजरात की डिबेट ज़्यादा लंबी हो गई। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान इन तमाम कर्ब से बाहर निकलेगा सर? कौन मसाया यहाँ पे आएगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके कभी महातीर मोहम्मद को इंस्पायर करते हैं, कभी खुमैनी साहब को इंस्पायर करते हैं, कभी मौज़े तंग को। हम में मौज़े तंग कब आएगा? हम में महातीर मोहम्मद कब आएगा? कि हम कॉपी ही करते रहेंगे और कॉपी भी सही नहीं कर रहे, नकल ही छाप रहे हैं, वो भी सही नहीं छाप रहे। शाह लतीफ़ साहब देखें, बात यह है कि मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में जो बात करनी थी वो कर दी। नज़ीर लगारी साहब ने अगर लावे का नाम लिया तो मैंने इनकलाब की बात कर दी, मैंने असल लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। और फिर ये भी आपके सामने बातें आ गई कि ये कौम जो है, मेरा ख्याल नज़ीर साहब ने बताया कि ये कौम मुख्तलिफ औकात में उठ चुकी। ये मत कहें कि इस कौम में गैरत नहीं है, लोग उठते नहीं हैं। आम तौर पर ये सुनने में बात आती है कि लोग जो हैं अपने मेंबर चुन लेते हैं, अपने नुमाइंदे भेज देते हैं और उसके बाद सांस पी लेते हैं और चुप कर जाते हैं। ऐसा नहीं है। मैं इस बात से 100% इत्तफाक करता हूं कि लावा पक रहा है। हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम फिर उन लुटेरों के पास चले जाएं। वो लेकिन शाहिद साहब, आपकी बातें एक तरफ, लेकिन सर आपके मैं जज्बात की कदर करता हूं और एग्री भी करता हूं आपसे, लेकिन फैक्ट्स कुछ और है। नज़ीर लगारी साहब, फैक्ट्स ये हैं कि सिंध के अंदर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा करप्ट कहा गया वो पिछली दफा से भी ज्यादा वोट लेकर आई। अब तो क्या कहें कि वो अवाम करप्ट है या इल्जामात गलत हैं या इन लोगों में करिश्मा इतना है कि करप्शन के बावजूद लोग इनकी तरफ झुके चले जाते हैं? नज़ीर लगारी साहब, सिंध को तो आप बड़ा बेहतर समझते हैं। हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे अभी। यही हुआ, उस लेवल तक नहीं पहुंचे। यही हुआ जी जी, पंजाब में भी यही हुआ, सिंध में भी यही हुआ है। और तमाम तर हमारी गुफ्तगू के बावजूद और हमारी तकरीरों के बावजूद ये जीतते रहे हैं। असल में मोदी जो है वो गुजरात से जीता और मुसलमानों ने उसको वोट दिया, और मुसलमानों को वोट वो उस जिनोसाइड के बाद उसको मुसलमान देते रहे। अच्छा। एक लोगों के ऊपर एक फेज ये होता है, जब उनकी नफ्सियात कुचल दी जाती है तो लोग कुछ अरसे तक इस तरह चलते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए कोई अपनी ग़ुलामी लिख कर नहीं देते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। पिछले दिनों हम शंघाई में थे, तो शंघाई में बताया गया कि शंघाई में 1985 में सबसे बुलंद तरीन इमारत जो है वो हबीब बैंक प्लाजा की बिल्डिंग से छोटी थी। अच्छा, तो अब क्या है, अब हज़ारों की तादाद में 1970 में दुबई में 6 किलोमीटर पक्का रोड था। अब दुबई को जाकर देखें कि दुनिया तो सर हम क्यों पीछे रह गए लगारी साहब? हम क्यों पीछे रह गए? हम डेमोक्रेसी का कसूर तो नहीं, इसमें मैं ब्रेक लूंगा। ये डेमोक्रेसी का कसूर इसलिए नहीं है कि दुनिया जहां में डेमोक्रेसी कामयाब हुई है, तो यहां फ्लॉप क्यों? ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। व्यूअर, शाह लतीफ़ साहब और नज़ीर लगारी साहब, आपसे बड़ी माजरत, आज का वक्त जो है वो ले गए डिबेट में कुर्स साहब और अरशद भट्टी साहब, लेकिन दोनों की बातें सही थी, मैं एग्री करता हूँ। कुर्स साहब भी सही कह रहे हैं अवाम ही की बात करनी चाहिए, भट्टी साहब भी सही कह रहे हैं कि अवाम के लीडर जो होते हैं उन पर क्रिटिसिज्म करेंगे तो पता चलेगा ना कि अवाम के सारे तक किस तरह पहुँचाया। तो दोनों अपने लिहाज से सही हैं। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।